हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस केजीएमयू में निकली हैं ओटी असिस्टेंट की भर्तियाँ। ठीक है, इसमें कुल 350 से प्लस पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें मैं वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देख लिया कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटी असिस्टेंट के बारे में। तो 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और चलते हैं हम लोग अपनी पोस्ट की, कितनी पोस्ट निकली हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हम आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट कोड है। यहाँ पे आपकी ओटी असिस्टेंट की पोस्ट लेवल 5 की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी आपकी 65 निकली हुई है। ठीक है, इसमें मांगा क्या गया है, बेस्ट बीएससी या फिर 10+2 साइंस चाहिए। ठीक है, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। किस एरिया में? ओटी में, आईसीयू में, सीएसएसडी में। ठीक है, या फिर मैनिफेल्ड रूम में, एनेस्थीसियास में। ठीक है, और एक सेकेंड। ठीक है, एनेस्थीसिया में, रेडियोलॉजी में, इन्वेस्टन ब्रोंकोस्कोपी में, एंडोस्कोपी में एंड कार्डियोकैथ लैब में। ठीक है, तो इसमें से इनमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का। ठीक है, तो अगर आपका है तो आप इसमें भर सकते हो। प्लस डिजायरेबल में क्या है? ठीक है, डिजायरेबल मतलब आप इसके अलावा अगर आपके पास ये अगर एलिजिबिलिटी हो तो आप ये भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो, किसमें? ओटी टेक्नीशियंस में। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने वर्क एक्सपीरियंस हो इफ द कैंडिडेट इज वर्क इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल। प्राइवेट में काम किया आपने, जब पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के मिनिमम 50 बेड्स का, एटलीस्ट 500 बेड का हॉस्पिटल हो, उसमें आपने काम किया, तो वो वर्क एक्सपीरियंस है। जैसे कि इसमें वर्क, यहाँ इसके साथ आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो दिया नहीं गया है कि मतलब पर्टिकुलरली कितना चाहिए। ठीक है, बट इसके साथ दिया गया कि आपको मिनिमम 5 साल का चाहिए, क्योंकि बीएससी और ये जो टेक्नीशियन वाला फील्ड होता है एकदम थोड़ा सा अलग होता है। तो ग्रेजुएशन इज टू बी 20। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने साइंस बैकग्राउंड से आप आए, फिर उसके बाद इन्होंने इस तरफ कर दिया, इसलिए 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगा गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो यूआर के लिए कुल 28 पोस्ट हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, और ओबीसी के लिए 17 है, और एससी के लिए हैं 13 पोस्ट। ठीक है, और एसटी के लिए इसमें 1 पोस्ट है। ठीक है, बट इसमें जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। आप पहले बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। भाई फीस कितनी लगेगी? तो ओबीसी एंड जनरल और यूआर के लिए लगेगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड यूआर। ठीक है, तो इन तीनों के लिए लगेगी 2360, और एससी एसटी के लिए लगेगी 1416। ठीक है, और रिजर्वेशन के लिए आप एक चीज़ दिमाग में रख लें कि एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो। ठीक है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन में जो भी सर्टिफिकेट होगा वो वही वैलिड होगा जिसका डोमिसाइल ऑफ यूपी होगा। ठीक है, तो एक चीज़ दिमाग में रख लें। दूसरा, जो ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग जो है सर्टिफिकेट, तो वो भी ध्यान रख लें, वो भी ये तो पता चल गया यूपी का ही वैलिड होगा, यूपी का ही। और हाँ, अदर स्टेट का अगर कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट आता है, ठीक है, उसको एज ए यूआर ही लिया जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, इस लाइन को अच्छे से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट, और जो उसमें जो आपका ईडब्ल्यूएस वाले सुन लें, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले सुन लें। ठीक है, कि आपका अब जो 1 अप्रैल 2024 के बाद से, ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा, ठीक है, उसकी वही आप वैलिड होगा। इससे पहले का आपका इशू सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर इन द केस अगर आप उसके आधार पर फॉर्म भर देते हो, ठीक है, अभी देखो 1 महीना है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, फॉर्म को अप्लाई कर दो, मिनिमम 1 वीक टू 10 डेज में आ जाएगा आराम से। ठीक है, तब तक आपका आराम से फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जब आप ज्वाइनिंग के टाइम डीवी के टाइम जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका फॉर्म तब आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं नहीं, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पर मैं जब गया हूँ तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ देखी है कि ऐसा हुआ है बहुत से बच्चों के साथ कि उनका ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया है ऑन दिस बेसिस। ठीक है, तो ये चीज़ बड़े दिमाग में रख के जाना। और हाँ, अभी तक मतलब आज जब भी आप फॉर्म भरे हो तब तक का, या फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक का तब भी आ जाए। ठीक है, दैट इज टू बी वैलिड, है ना। तो डोमिसाइल तो उसका ओबीसी यूपी का ही होगा। और ये दोनों, ये जो 1/4/2024 वाली मैटर है ना, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों के लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ये अपनी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर एंड फीमेल जेंडर, मतलब 20% सीट रिजर्व है फीमेल्स आपके लिए। तो प्लीज टू बी डू द फॉर्म टू फिल द कैंडिडेट। नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन की बात सुन लीजिए। तो एज जो आपकी कैलकुलेट है वो 1 जुलाई से कैलकुलेट होगी, है ना, और मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है। ठीक है, और एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए 5 साल का, और जो भी दिव्यांग वगैरह के लिए और जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं उनके लिए 15 साल का। ये सभी कैटेगरी है, यूआर वेरियस में 15 साल वाले में। ठीक है, तो स्क्राइब के लिए ये गाइडलाइन है। ठीक है, केजीएमयू के। और परमानेंट एम्प्लॉय के लिए भी 3 साल जिन्होंने रेगुलर सर्विस पे काम किया हो, ठीक है, तो परमानेंट वाली में, ठीक है, रेगुलर सर्विस लिखा है ना, काम किया हो, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या चीज़ रखनी चाहिए। आपकी फोटो चाहिए 80 KB की, सिग्नेचर चाहिए 80 KB के, और वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें तैयार करके रख लेना, फोटो खींच के रख लेना इनकी। ठीक है, और स्कैन कॉपी चाहिए 80 KB। मैंने इसीलिए आपको बताया डेटा कि उतने में बना के रख लो, क्योंकि फिर ऐसा होता है जब हम फॉर्म भरते हैं, ठीक, फिर हम उसके बाद अपलोड करते हैं तो कभी कभी रिफ्रेश करते वक्त टाइम लग जाता है, फिर तुम बार बार आओगे, एडिट थोड़ी ना करोगे इसको कि 80 से कम नहीं है, 1 KB ज़्यादा है। तो मिनिमम आप 79-78 KB का करने का प्रयास करना, क्योंकि कभी कभी फाइल शेयर होते वक्त भी कुछ KBs वगैरह इधर से उधर हो जाती हैं।
मैंने एक चीज़ देखा ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो एकदम नेक टू नेक 80 मत करना, थोड़ा सा कम रखना 80 से, तो 80 से कम चाहिए, दैट इज टू बी वैलिड, है ना। और स्कैन कॉपी आप किस किस चाहिए, स्कैन कॉपी इसलिए और बता रहा हूँ क्योंकि 10th 12th और जो आपका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन है या जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसके सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी अपलोड होगी, मार्कशीट और फोटो और सर्टिफिकेट की। तो वो चीज़ देखना है, ये साफ साफ लिखा हुआ है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो दोनों ही अपलोड होनी, एक नहीं अपलोड होनी। जैसे कि 12th में तो सनद चाहिए, सनद होती है, ठीक है, पर 10th में नहीं होती है। 10th में सनद और मार्कशीट सेम साथ होती है, और बाकी ग्रेजुएशन में तो दोनों अलग अलग होती है। तो वो चीज़ दिमाग में रखना। स्कैन कॉपी देखो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई भी कैटेगरी से आपने अगर ले रखा है, रिजर्वेशन ले रहे हो, तो उसका फोटो अपलोड होना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट बना के रख लेना, तभी फॉर्म अप्लाई करना। वरना आप ये सोचो कि आपके पास अभी प्रेजेंट सर्टिफिकेट रखा है 1 अप्रैल 2024 से पहले वाला, ठीक है, 1 अप्रैल से पहले वाला, है ना, और हम इसमें अप्लाई कर दें और फिर जब हमें टीवी के टाइम आएगा तो हम दूसरा दिखा देंगे, वो आपका चढ़ा हुआ तो यही जाएगा ना, ठीक है। ये दिक्कत, यही फॉर्म मेरे भी अगर कोई ऑनलाइन चेक करेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले आप लोगों के साथ ये बहुत सारे ये जो चेंजेस हुए ना रूल्स, इससे बहुत थोड़ा मैटर हो जाता है, ठीक है। अप्लाई करने का लेकिन वीडियो दृश्य में दे दूंगा, तो फटाफट से कर देना अप्लाई, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बात करते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस किसे होगी। देखो, जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका बेसिस पे होगा आपके सीआरटी पे, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। पेपर कब होगा वो अभी डेट फाइनलाइज नहीं है, बट ऐसा जो भी देखा गया, जो भी प्रीवियस बता रहा हूँ, मिनिमम 1 से 2 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा एटलीस्ट, मतलब मैक्सिमम, मतलब जैसे 31 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो उसका 1 महीने बाद मान लो, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन का अगर करना हो तो आप स्टार्ट कर देना, नहीं तो मौज करना हो तो दैट इज टू बी ओके टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। बायोमेट्रिक, चलो ये यहाँ तो आप ऐसा, यहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ सिलेबस के बारे में बताओ, थोड़ा सिलेक्शन मतलब सिलेबस का थोड़ा पैटर्न आपको बता दूँ कि पेपर आपका कैसा आएगा, किस तरीके का होगा। तो जो होगा वो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, ठीक है। उसमें आपके जो 60 क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वालिफिकेशन जो जैसे कि ओटी असिस्टेंट है तो ओटी असिस्टेंट के होंगे, ठीक। नेक्स्ट आपके जो 10 नंबर का जनरल इंग्लिश, 10 नंबर की जनरल नॉलेज, 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का मैथमेटिक एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है। इनका सिलेबस इन डेप्थ दिया गया है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वरना फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर बार आप अपने पर्सपेक्टिव से हट जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1 क्वेश्चन पर ईच मार्क्स, ठीक है। तो 100 नंबर तो 100 क्वेश्चन आएंगे, दैट इज टू बी क्लियर। बात करते हैं इसमें कि जो आपका जो एक चीज मैं बता दूं, एक यहाँ पे जो लाइन आइदर और लगा हुआ है, तो वो चीज आप देख लेना। तो ये कंडीशन हो सकती है कि आपका सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी हो सकता है, या फिर पेन पेपर बेस्ड। पेन पेपर फॉर्मेट का मतलब होता है गोले भरने वाला, ठीक है। तो या तो कंप्यूटर से माउस से भरा जाएगा या फिर आपका गोले भरा जाएगा। एज पर माई कंसर्न, मेरे ख्याल से कंप्यूटर वाला ही तो बेस्ट बेटर है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम बचता है बच्चों का, ठीक है। बट मे बी पर्सपेक्टिव जो लोग कंप्यूटर यूज़ नहीं करते होंगे तो वो लोग तो यही कहेंगे गोले वाला भरो। तो दैट इज टू बी डिपेंड अपॉन टू पर्सन, पर जो होगा वो इसमें आइदर और की कंडीशन है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों में से एक कंडीशन में होगा। तो वो चीज़ इन्होंने बता दिया, ठीक है। बट अब आप लोग बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर किस लैंग्वेज में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे हो सकता है लैंग्वेज का ऑप्शन ना हो मिले, ठीक है। बट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, तो होपफुली इसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी प्राइमरी कंडक्ट इन इंग्लिश विद हिंदी ऑफर्ड एज एन ऑप्शन वेयर द पॉसिबल, ठीक है, फॉर द नॉन टेक्निकल पोस्ट। एक चीज़ हो सकती है कि जो भी आपके जो ये 40 नंबर का है तो इसमें तो हिंदी इंग्लिश होगी, पर ये हो सकता है कि जो टेक पोर्शन है उसके लिए हिंदी ऑप्शन ना हो, पर एज ए ऑप्शन पॉसिबल हो सकता। अगर पॉसिबल होगा तो जैसे कि इसमें लिखा है पॉसिबल, ठीक है, फॉर नॉन टेक पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट, तो दैट इज टू बी डिपेंड अपॉन योर पोस्ट, और ये चीज़ हो सकती है। पर एक चीज़ दिमाग में लेके चलना, जो भी पेपर हो चुका है और भी जगह का, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर करते वक्त ये आपके पेपर की गाइडलाइन में भी लिखा होगा। जब आप पेपर ओपन करोगे तो उसमें जो फ्रंट एंड गाइडलाइन लिखी होती है तो उसमें भी ये लिखा होगा कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शन को चूज कर रहे हो तो माना वही जाएगा जो इंग्लिश में होगा ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि मोस्टली बेसिस पे जो इसको ट्रांसलेट करते हैं, गूगल ट्रांसलेट करते हैं ना, तो पूरे सॉफ्टवेयर मतलब पूरे डेटा को, तो जो उसमें गूगल ट्रांसलेट में जो इंग्लिश टू हिंदी में ये कुछ एरर, मात्राओं के एरर कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में रखना और उसको लेके वहाँ पे आर्ग्यू भी मत करना, वो बेसलेस बात है, वो उन्होंने पहले से क्लैरिफाई कर रखा है। तो बस वीडियो में एक चीज और बता दूं जाते जाते कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है और एससी एसटी के लिए 45% है, ठीक है। और पेपर देने के लिए तुम्हें एक भी ढेला नहीं मिलेगा, अपने दम पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नो टीएडीए इज टू बी अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अंटिल फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, वो एक भी ढेला नहीं मिलने वाला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, किसी अपडेट के साथ, क्यों, इसके सिलेबस के साथ, और भी जो इसमें पोस्ट निकली हुई है सभी पोस्ट का मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा, ताकि वीडियो लेंथी ना हो और आपको एक दूसरे से इंटरेक्शन ना हो और पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में आप डिटेल में जान पाए एक वीडियो में। जय हिंद।